जिंदगी सीधी रेखा पर नहीं चलती। हर दिन नया होता है और हर दिन हमारे सामने अलग तरह की चुनौतियां आती है। लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो हम में से ज्यादातर लोग अपनी क्रिएटिविटी या रचनात्मक ऊर्जा को लेकर सबसे ज्यादा संघर्ष उसी समय करते हैं जब हमें लगता है कि हम अटक गए हैं, थक गए हैं या हमारे पास कोई नई प्रेरणा नहीं है। कीप गोइंग किताब में ऑस्टिन क्लियोन इसी मुश्किल को बहुत सादगी और गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं कि क्रिएटिव जीवन का असली रहस्य किसी बड़ी खोज या अचानक आए विचारों में नहीं है, बल्कि उस क्षमता में है कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लगातार बने रहते हैं। प्रेरणा का इंतजार करने से बेहतर है कि आप एक रूटीन बनाइए और हर दिन उसी के हिसाब से अपने काम पर लौटिए। क्लियोन ग्राउंड हॉग डे की मिसाल देते हैं। ये मशहूर फिल्म की कहानी है जिसमें नायक बार बार एक ही दिन जीता है। सुनने में ये दोहराव बोरिंग या डरावना लग सकता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि यही दोहराव असली ताकत है। क्रिएटिव काम किसी एक शानदार दिन में नहीं बनता, बल्कि लगातार किए गए छोटे छोटे कामों से बनता है। चाहे आप लेखक हो, पेंटर हो या संगीतकार, हर कोई अपनी एक दिनचर्या पर चलता है। बीथोवेन रोज लंबी सैर करते थे, माया एंजेलो होटल का कमरा लेकर घंटों लिखती थी और हारुकी मुराकामी एक सख्त शेड्यूल के साथ जीते हैं। इन सब का राज यही है कि वे दोहराव को दुश्मन नहीं मानते, बल्कि उसे अपने काम की रीढ़ बनाते हैं। जरा सोचिए, जैसे एक माली रोज अपने पौधों को पानी देता है, मिट्टी को संभालता है और खरपतवार निकालता है। उसे पता है कि हर दिन कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे वही छोटे प्रयास फूल और फसल में बदलते हैं। रचनात्मक जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हो सकता है कि आज लिखा गया पन्ना आपको बेकार लगे, लेकिन वही अभ्यास कल किसी बेहतरीन विचार की नींव बनेगा। क्लियोन ये भी कहते हैं कि बोरियत कोई दुश्मन नहीं है। आज की दुनिया में हम हर खाली पल को मोबाइल स्क्रॉल करके भर देते हैं, लेकिन जब हम खुद को बोरियत में छोड़ते हैं तब दिमाग नए संबंध बनाने लगता है। ये शांति और खालीपन ही असली विचारों को जन्म देता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी रूटीन दोहराव से भरी है तो डरिए मत। यही दोहराव आपकी क्रिएटिविटी को जिंदा रखता है। हर दिन जादुई नहीं होगा। कई बार काम थकाऊ लगेगा, कई बार निरर्थक भी, लेकिन यही वो दिन है जो हमें मजबूत बनाते हैं। अच्छे दिन तभी आते हैं जब हम बुरे दिनों में भी काम जारी रखते हैं। ये समुद्र की लहरों की तरह है, कभी ज्वार ऊंचा होगा, कभी भाटा। अगर आप भाटा के समय काम छोड़ देंगे तो कभी ज्वार का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए क्लियोन का पहला बड़ा सबक यही है, हर दिन दोहराइए, हर दिन लौटिए, हर दिन काम पर बैठिए। आपको हर रोज कोई मास्टरपीस बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बस जमीन में बीज डालने हैं, भले ही छोटा हो। धीरे धीरे वही बीज पेड़ बनेंगे। रचनात्मक जीवन की असली ताकत चमकदार क्षणों में नहीं, बल्कि साधारण दिनों की स्थिरता में छिपी है। और जब आप ये समझ जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपको बस एक काम करना है, आज भी लौटना है और कल भी लौटना है। यही है असली कीप गोइंग। ऑस्टिन क्लियोन की किताब कीप गोइंग का तीसरा बड़ा सबक है, संज्ञा को भूलो, क्रिया करो। फॉरगेट द नाउन, डू द वर्ब। पहली नजर में ये एक साधारण भाषा का खेल लगता है, लेकिन इसका अर्थ बेहद गहरा है। जब हम रचनात्मक जीवन की ओर बढ़ते हैं तो अक्सर हम पहचान और लेबल्स में उलझ जाते हैं। हम सोचते रहते हैं, क्या मैं सच में लेखक हूं? क्या मुझे कलाकार कहलाने का हक है? क्या मैं वास्तव में संगीतकार या डिजाइनर हूं? ये सवाल हमें रोक देते हैं। हम तब तक आगे नहीं बढ़ते जब तक दुनिया हमें कोई संज्ञा नहीं दे देती। लेखक, कलाकार, गायक, फोटोग्राफर। लेकिन क्लियोन कहते हैं कि यही सबसे बड़ी भूल है। हमें संज्ञा, नाउन पर नहीं, बल्कि क्रिया, वर्ब पर ध्यान देना चाहिए। यानी अगर आप लिखते हैं तो आप लेखक हैं, अगर आप पेंटिंग करते हैं तो आप पेंटर हैं, अगर आप गिटार बजाते हैं तो आप संगीतकार हैं। पहचान किसी सर्टिफिकेट या पब्लिशर की मुहर से नहीं आती,
पहचान आपके कर्म से आती है। इस सोच को अपनाने से आपके ऊपर से दबाव हट जाता है। अब आपको यह साबित करने की जरूरत नहीं कि आप सच्चे लेखक हैं। आपको बस रोज लिखना है। संज्ञा अपने आप क्रिया से जन्म ले लेगी। क्लियोन इस विचार को समझाने के लिए बच्चों की मिसाल देते हैं। छोटे बच्चे कभी ये सवाल नहीं पूछते कि क्या मैं असली कलाकार हूं। वे बस क्रेयॉन्स उठाते हैं और कागज पर रंग भरना शुरू कर देते हैं। वे गाते हैं, नाचते हैं, मिट्टी से खेलते हैं, क्योंकि उनके लिए पहचान का सवाल नहीं है। उनके लिए केवल क्रिया है। वही निष्कपट खेल असली रचनात्मकता की जड़ है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम दूसरों की नजरों से खुद को देखने लगते हैं और डरते हैं कि कहीं लोग हमें नकली न कह दे। यही डर हमें रोकता है। लेकिन क्लियोन का संदेश है, उस डर को भूलो, लेबल्स को भूलो, बस काम करो। ये सोच न केवल आजादी देती है बल्कि मानसिक शांति भी लाती है। जब हम संज्ञा पर अटकते हैं तो हमारी नजर बाहरी मानकों पर टिकी रहती है। कितने फॉलोअर हैं, कितनी किताबें बिकी, कितने लोग हमारी तारीफ करते हैं। और जब ये नंबर हमारी उम्मीद से कम होते हैं तो हमें लगता है कि हम असफल हैं। लेकिन जब हम क्रिया पर ध्यान देते हैं, लिखना, पेंट करना, गाना, डिजाइन करना, तो हम प्रक्रिया पर केंद्रित रहते हैं। प्रक्रिया हमेशा हमारे नियंत्रण में है। हम ये तय कर सकते हैं कि आज एक पन्ना लिखेंगे या 5 मिनट स्केच करेंगे। लेकिन दुनिया हमारी रचना को कैसे देखेगी, ये हमारे हाथ में नहीं। इसलिए जब आप क्रिया पर ध्यान देंगे तो आप चिंता और तुलना से मुक्त हो जाएंगे। क्लियोन याद दिलाते हैं कि महान रचनाकारों ने भी इसी सिद्धांत पर काम किया है। वैन गॉग ने सच्चा कलाकार कहलाने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने बस पेंटिंग करना जारी रखा, चाहे उन्हें जीवन भर उपेक्षा क्यों न झेलनी पड़ी। एमिली डिकिंसन ने अपनी कविताएं दुनिया के सामने आने से पहले ही लिखी थी। उन्होंने संज्ञा का इंतजार नहीं किया, उन्होंने बस क्रिया की, और यही क्रिया बाद में उन्हें अमर बना गई। ये सिद्धांत उन लोगों के लिए और भी ज्यादा जरूरी है जो रचनात्मक अवरोध, क्रिएटिव ब्लॉक का सामना कर रहे हैं। जब आप अटकते हैं तो अक्सर ये सोचकर खुद को कोसते हैं, अगर मैं सच में लेखक होता तो मेरे पास विचार क्यों नहीं है? अगर मैं असली कलाकार होता तो मुझे इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता? यही विचार आपको और गहरे अंधेरे में धकेल देते हैं। लेकिन अगर आप क्लियोन का मंत्र अपनाएं, संज्ञा को भूलो, क्रिया करो, तो आप खुद को इन सवालों से बचा लेंगे। अब आपको सिर्फ इतना करना है, आज एक वाक्य लिखो, आज एक स्केच बनाओ, आज एक धुन बजाओ। चाहे वो कितना भी छोटा हो, वो आपको आगे बढ़ाता है। ये सिद्धांत जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी लागू होता है। नेतृत्व, लीडरशिप केवल एक पदवी नहीं है, ये नेतृत्व करने की क्रिया है। सफलता, सक्सेस कोई पहचान नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की आदतों और मेहनत का परिणाम है। अगर आप लगातार क्रिया करते रहेंगे तो संज्ञाएं अपने आप जुड़ जाएंगी। अंततः क्लियोन का यह सबक हमें यह सिखाता है कि रचनात्मकता का असली सुख कुछ कहलाने में नहीं, बल्कि कुछ करने में है। लेबल्स अक्सर बोझ बन जाते हैं, लेकिन क्रिया हमें आजादी देती है। जब आप हर दिन लिखते हैं तो आप लेखक हैं। जब आप हर दिन रंग भरते हैं तो आप कलाकार हैं। और जब आप ये समझ लेते हैं तो आप डर और तुलना से मुक्त होकर असली रचनात्मक आनंद का अनुभव करते हैं। यही है असली ताकत। संज्ञा भूलो, क्रिया करो और बस करते रहो। ऑस्टिन क्लियोन की किताब कीप गोइंग का दूसरा बड़ा सबक है, अपनी जिंदगी में एक ब्लिस स्टेशन बनाइए। ये शब्द सुनने में थोड़ा कविता में लगता है, लेकिन इसका अर्थ बेहद गहरा और जरूरी है। ब्लिस स्टेशन का मतलब है ऐसा स्थान, भौतिक भी हो सकता है और मानसिक भी, जहां आप बाहरी शोरगुल से दूर होकर अपने असली स्व और अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ सके। आज की दुनिया में जहां मोबाइल की नोटिफिकेशन हर 5 मिनट में बजती है, न्यूज फीड लगातार बदलते रहते हैं और लोग हर समय हमारी ऊर्जा और ध्यान को खींचते रहते हैं। ऐसे में अपने लिए एक सुरक्षित जगह बनाना
न सिर्फ जरूरी बल्कि अनिवार्य हो जाता है। क्लियोन कहते हैं कि क्रिएटिविटी को खिलने के लिए ध्यान और सुरक्षा चाहिए। अगर आप अपने ध्यान को सुरक्षित नहीं रखते तो आपकी ऊर्जा बिखर जाएगी। सोचिए, आपने तय किया कि आज आप लिखेंगे। आप लैपटॉप खोलते हैं और तभी एक मैसेज आता है। आप कहते हैं, बस एक बार देख लेता हूं। फिर एक लिंक खुलता है, फिर सोशल मीडिया, और आधे घंटे में आप भूल जाते हैं कि आपने शुरुआत ही क्यों की थी। ब्लिस स्टेशन इसी बिखराव से बचने का साधन है। यह आपकी मानसिक और भावनात्मक ढाल है जो आपको बाहरी दुनिया से अलग करके आपके आंतरिक संसार से जोड़ती है। यह ब्लिस स्टेशन कोई बड़ा स्टूडियो या शानदार ऑफिस होना जरूरी नहीं। यह आपके घर का एक कोना हो सकता है जहां आप रोजाना बैठते हैं। ये एक डायरी हो सकती है जिसमें आप सिर्फ अपने लिए लिखते हैं। ये पार्क की बेंच हो सकती है जहां आप रोज 10 मिनट बैठकर सोचते हैं। असली बात यह है कि यह स्थान आपके लिए पवित्र हो, एक ऐसी जगह जहां आप दुनिया से कटकर अपनी आत्मा से संवाद कर सकें। लेकिन क्लियोन एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। ब्लिस स्टेशन सिर्फ स्थान नहीं है, यह सीमाओं, बाउंड्रीज के बारे में भी है। इसका मतलब है कि आपको ना कहना सीखना होगा, ना उन कामों को जो आपकी ऊर्जा खा जाते हैं, ना उन रिश्तों को जो आपको थका देते हैं, ना उन स्क्रीन और नोटिफिकेशन को जो आपकी रचनात्मकता को कुचलते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी ऊर्जा एक पानी का घड़ा है। हर बार जब आप किसी अनावश्यक चीज को हाँ कहते हैं तो घड़े में एक छेद हो जाता है। धीरे धीरे सारा पानी रिस कर खत्म हो जाता है। ब्लिस स्टेशन बनाना मतलब है उन छेदों को बंद करना ताकि आपकी ऊर्जा सही जगह पर बचे और आपके काम में लगे। इस ब्लिस स्टेशन को और मजबूत बनाने के लिए क्लियोन छोटे छोटे रिवाज, रिचुअल्स बनाने की सलाह देते हैं। जैसे आप हर बार लिखने बैठने से पहले एक कप चाय बनाते हैं, या आप मोबाइल को दूसरे कमरे में रखकर मोमबत्ती जलाते हैं, या आप कोई शांत संगीत सुनते हैं। ये रिवाज आपके दिमाग को ये संकेत देते हैं कि अब आप अपने पवित्र स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे ये आपके दिमाग की आदत बन जाती है और आप जल्दी फोकस में आने लगते हैं। ब्लिस स्टेशन का एक और पहलू है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये स्टेशन केवल आपका है और इसमें दूसरों की अनुमति की जरूरत नहीं। आप चाहे तो इसमें गाने गाएं, चाहे तो बस बैठें और सोचें, चाहे तो लिखें या पेंट करें। यहां आपको किसी को दिखाना, साबित करना या खुश करना नहीं है। ये जगह केवल आपके लिए है। इस स्वतंत्रता में ही वो ऊर्जा है जो बाहर की दुनिया में काम करने की ताकत देती है। ऑस्टिन क्लियोन ये भी याद दिलाते हैं कि ब्लिस स्टेशन स्थायी नहीं होता। जीवन बदलता है, परिस्थितियां बदलती है और आपके स्टेशन भी बदल सकते हैं। कॉलेज के दिनों में ये कैफे हो सकता है, शादी के बाद ये आपके कमरे का छोटा कोना हो सकता है, और बच्चों के बाद ये रात के 10 मिनट हो सकते हैं जब सब सो चुके हों। जरूरी ये नहीं कि वो जगह कैसी है, जरूरी ये है कि वो जगह आपके लिए सुरक्षित और सच्ची हो। क्लियोन का यह विचार दरअसल आधुनिक संस्कृति के खिलाफ एक विद्रोह, रिबेलियन भी है। हमारी दुनिया हर समय प्रोडक्टिविटी, बिजनेस और पब्लिसिटी पर जोर देती है। हर काम को तुरंत शेयर करो, हर चीज से पैसे कमाओ, हर समय ऑनलाइन रहो। लेकिन ब्लिस स्टेशन बनाना इस संस्कृति को ना कहने जैसा है। ये कहना है, मेरा आंतरिक जीवन भी उतना ही मूल्यवान है जितना बाहरी। मेरी क्रिएटिविटी केवल बाजार या दुनिया के लिए नहीं, बल्कि मेरे आत्मा के लिए भी है। और यही विद्रोह असली रचनात्मकता को जीवित रखता है। अंततः क्लियोन का यह सबक हमें यही सिखाता है कि अगर आप अपनी रचनात्मकता को लंबे समय तक जिंदा रखना चाहते हैं तो अपने भीतर की दुनिया को सुरक्षित रखना सीखिए। ब्लिस स्टेशन बनाइए जहां आप लौट सकें, सांस ले सकें और अपने असली विचारों को सुन सकें। यह स्थान आपका लंगर होगा। जब दुनिया शोर मचाएगी, ये जगह आपको स्थिर रखेगी। और जब आप इस लंगर के साथ काम करेंगे तो चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, आपके पास ताकत होगी कीप गोइंग, आगे बढ़ते रहने की।
कीप गोइंग का चौथा बड़ा सबक है, उपहार बनाओ, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं। मेक गिफ्ट्स, नॉट जस्ट थिंग्स फॉर सेल। हमारी दुनिया आज इस हद तक बदल चुकी है कि हर शौक, हर प्रतिभा और हर छोटी सी क्रिएटिव कोशिश को भी मोनेटाइजेशन यानी पैसों से जोड़कर देखा जाता है। जैसे ही आप लिखना शुरू करते हैं, लोग कहते हैं कितनी किताबें बिकेंगी। जैसे ही आप पेंटिंग बनाते हैं, सवाल आता है इसकी कीमत कितनी होगी। जैसे ही आप गाना गाते हैं, दुनिया पूछती है इससे तुम्हें क्या मिलेगा। इस तरह धीरे धीरे हमारी रचनात्मकता केवल बाजार की नजर से आंकी जाने लगती है। लेकिन क्लियोन हमें याद दिलाते हैं कि कला की असली जड़ें पैसों में नहीं, बल्कि उपहार की भावना में है। इतिहास में देखें तो लोग कला और रचनात्मकता को पहले उपहार की तरह साझा करते थे। गीत गाए जाते थे परिवार और गांव के लिए, न कि रिकॉर्डिंग के लिए। चित्र बनाए जाते थे किसी प्रियजन के लिए, न कि गैलरी में बेचने के लिए। कविताएं लिखी जाती थी किसी मित्र या प्रिय को सुनाने के लिए, न कि पब्लिशर को भेजने के लिए। कला का उद्देश्य था जोड़ना, बांटना और रिश्तों को मजबूत करना। क्लियोन कहते हैं कि अगर हम इस भावना को फिर से जीवित करें, तो हम अपनी क्रिएटिविटी को थकान और दबाव से बचा सकते हैं। जब आप किसी काम को उपहार की भावना से करते हैं, तो आपके ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। अब आपको ये चिंता नहीं रहती कि इसे कितने लाइक्स मिलेंगे या कितनी कॉपियां बिकेंगी। अब आपका ध्यान केवल इस पर रहता है कि ये चीज किसी के चेहरे पर मुस्कान ला पाएगी या नहीं। सोचिए, जब आप किसी दोस्त के लिए हाथ से कार्ड बनाते हैं, जब आप किसी प्रियजन के लिए चिट्ठी लिखते हैं, जब आप किसी का मन बहलाने के लिए गाना गाते हैं, उस वक्त आप न तो परफेक्शन की चिंता करते हैं और न ही मार्केटिंग की। उस समय केवल देने की खुशी होती है। यही खुशी क्रिएटिविटी का असली ईंधन है। आजकल हम हर चीज को आंकड़ों और मुनाफे में तौलने लगे हैं। कितने फॉलोअर्स बढ़े, कितनी कमाई हुई, कितने लोग तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ये मानसिकता धीरे धीरे हमें थका देती है। जब नंबर हमारी उम्मीदों से कम रहते हैं, तो हम हतोत्साहित हो जाते हैं। यही कारण है कि बहुत से क्रिएटिव लोग जल्दी बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। क्लियोन कहते हैं, अगर आप लंबे समय तक अपनी रचनात्मकता को जिंदा रखना चाहते हैं, तो इस नंबर गेम से बाहर निकलना होगा। आपको याद रखना होगा कि कला सिर्फ लेन देन नहीं है, ये एक उपहार है। उपहार की भावना से रचना करने का एक और बड़ा फायदा है, ये रिश्तों को गहरा करती है। जब आप किसी के लिए कविता लिखते हैं, कोई स्केच बनाते हैं या कोई गीत गाते हैं, तो ये रिश्ता और मजबूत होता है। ये दिखाता है कि आप समय और ऊर्जा किसी के लिए समर्पित करने को तैयार है। और यही कला का सबसे मानवीय पहलू है। ये हमें जोड़ती है। व्यापार और बाजार भी जरूरी है, लेकिन असली ताकत उस पल में होती है जब आप किसी को बिना स्वार्थ के कुछ देते हैं। क्लियोन ये भी कहते हैं कि उपहार परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। दरअसल अपूर्णता ही इसे ज्यादा मानवीय और प्यारा बनाती है। हाथ से बनी ड्राइंग का टेढ़ा मेढ़ा होना, गाने का थोड़ा बेसुरा होना, चिट्ठी में टाइपो होना, ये सारी बातें उपहार को और असली बनाती है। वे ये दिखाती है कि ये काम मशीन नहीं, बल्कि इंसान ने किया है। और यही अपूर्णता इसे अमूल्य बनाती है। जब आप उपहार की भावना से कुछ बनाते हैं, तो आप भीतर से भी बदलते हैं। आप आभार, ग्रैटिट्यूड महसूस करने लगते हैं। आप देखते हैं कि आपके आसपास कितने लोग और रिश्ते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं। आप महसूस करते हैं कि आपकी रचनात्मकता केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके समुदाय, आपके परिवार और आपके दोस्तों के लिए भी है। ये सोच आपके काम में एक नई ऊर्जा लाती है। क्लियोन इस बात को नकारते नहीं कि कला से पैसा कमाना बुरा है। वो केवल ये कहते हैं कि अगर पैसा ही एकमात्र लक्ष्य बन गया, तो कला की आत्मा खो जाएगी। सबसे संतुलित रास्ता यही है कि आप अपने प्रोफेशनल काम के साथ साथ कुछ ऐसा जरूर करें जो केवल उपहार की तरह हो। शायद ये एक छोटा नोटबुक हो जिसमें आप अपनी निजी कविताएं लिखते हैं, जिन्हें आप कभी प्रकाशित नहीं करेंगे। शायद ये डिनर टेबल पर गाए गए गीत हो,
शायद ये बच्चों के लिए बनाई गई कहानियां हों। यही छोटी छोटी चीजें आपकी रचनात्मक आत्मा को जीवित रखती है। इसलिए क्लियोन का चौथा सबक हमें यही सिखाता है कि अगर आप लंबे समय तक रचनात्मक बने रहना चाहते हैं तो अपनी कला को केवल बाजार के लिए मत बनाइए। कुछ ऐसा भी बनाइए जो आप किसी को उपहार की तरह दे सकें, बिना अपेक्षा, बिना गणना। यही उपहार आपको थकान से बचाएंगे, आपके दिल को हल्का रखेंगे और आपको बार बार ये याद दिलाएंगे कि आपने शुरुआत क्यों की थी। और यही भावना आपको हमेशा आगे बढ़ने की ताकत देगी। कीप गोइंग। कीप गोइंग का पांचवा बड़ा सबक है, मौलिकता, ओरिजिनलिटी के पीछे मत भागो, बल्कि दुनिया को ध्यान से देखो और उसे अपने नजरिए से बयान करो। आज की दुनिया में मौलिकता को इतना बड़ा बना दिया गया है कि लोग अक्सर शुरुआत ही नहीं कर पाते। हर कोई चाहता है कि उसका काम बिल्कुल अनोखा हो, पहले कभी न देखा गया हो, कुछ ऐसा जो पूरी दुनिया को चौंका दे। लेकिन यही सोच हमें रोक देती है। हम सोचते हैं कि जब तक हम नया नहीं लाएंगे तब तक हमारी कला बेकार है। क्लियोन कहते हैं यह सोच गलत है। रचनात्मकता का असली काम नया ढूंढना नहीं, बल्कि सच्चा और ईमानदार होना है। जरा सोचिए, संगीत में कितने ही गाने सिर्फ 3 या 4 कॉर्ड से बने होते हैं, फिर भी हर पीढ़ी नए गाने बनाती है और लोग उन पर झूमते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हर गाना उसी पुराने ढांचे में लिखा जाता है, लेकिन भावनाएं नई होती है, गायक का अनुभव नया होता है। यानी दुनिया को नया बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि दुनिया को अपने नजरिए से दिखाने की जरूरत है। यही असली मौलिकता है। क्लियोन हमें यह भी याद दिलाते हैं कि प्रेरणा हमेशा बड़ी घटनाओं से नहीं आती, अक्सर वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से आती है। सुबह की रोशनी खिड़की से कैसे अंदर आती है, किसी अजनबी की बातचीत का छोटा सा टुकड़ा, सड़क पर चलते समय जूतों की आवाज, बारिश की बूंदों की लय, ये सारी साधारण चीजें भी हमारे लिए कला का बीज बन सकती है। समस्या यह है कि हम इतनी जल्दी में रहते हैं, इतने शोर में डूबे रहते हैं कि इन छोटी चीजों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। क्लियोन कहते हैं अगर आप सच में रचनात्मक बनना चाहते हैं तो ध्यान देना सीखिए। जितना आप ध्यान देंगे उतना ही आपके पास नए विचार आएंगे। यही वजह है कि वे रूटीन और अभ्यास की महत्ता पर जोर देते हैं। जो लेखक हर दिन डायरी लिखता है उसके पास ढेर सारे नोट्स और विचार इकट्ठे हो जाते हैं। जो फोटोग्राफर रोज टहलते हुए तस्वीरें खींचता है उसके पास आम जिंदगी की अद्भुत झलकियां जमा हो जाती है। धीरे धीरे यही छोटे नोट्स और झलकियां बड़े काम की नींव बन जाती है। इसलिए आपको मौलिक बनने की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको बस ध्यान से देखना है और ईमानदारी से व्यक्त करना है। मौलिकता के पीछे भागने की एक और समस्या है तुलना, कंपैरिजन। जब आप नया बनने की होड़ में होते हैं तो आप दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। आप सोचते हैं वो तो मुझसे ज्यादा क्रिएटिव है, उसकी सोच ज्यादा अलग है, मेरा काम इतना अनोखा नहीं। और यही सोच आपको हतोत्साहित कर देती है। लेकिन अगर आप ध्यान और सच्चाई पर ध्यान देंगे तो आपको तुलना की जरूरत ही नहीं होगी। आपकी नजर बाहर से हटकर भीतर आएगी। आप खुद से पूछेंगे आज मैंने क्या देखा, आज मुझे क्या छुआ, आज मैं किस चीज को शब्द या चित्र दे सकता हूं। यही सवाल आपको रचनात्मक बनाए रखेंगे। क्लियोन ये भी बताते हैं कि कला हमेशा विशाल और महान होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी उसकी भूमिका बस किसी के दिन को बेहतर बनाना होता है। एक छोटी कविता किसी का मूड बदल सकती है। एक मजेदार स्केच किसी को मुस्कुराने पर मजबूर कर सकता है। एक प्यारी धुन किसी को सांत्वना दे सकती है। ये सब क्रांतिकारी या मौलिक न सही, लेकिन बेहद मानवीय और असरदार है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि कला का उद्देश्य सिर्फ दुनिया बदलना नहीं है। कभी कभी ये बस एक इंसान का दिल हल्का करना भी होता है। क्लियोन का कहना है कि रचनात्मकता को बातचीत की तरह समझना चाहिए, प्रदर्शन, परफॉर्मेंस की तरह नहीं। ये जरूरी नहीं कि आप ऐसा कुछ कहें जो पहले कभी न कहा गया हो।
असली बात यह है कि आप इस चल रही मानवीय बातचीत में अपनी आवाज जोड़ें। ये बातचीत सदियों से चल रही है। कला, साहित्य, संगीत, नृत्य सब इसी संवाद का हिस्सा है। जब आप अपनी छोटी सी आवाज इसमें जोड़ते हैं तो आप इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, और जब आप इसे समझ लेते हैं तो मौलिक बनने का डर अपने आप खत्म हो जाता है। सबसे बड़ी राहत यह है कि जब आप मौलिकता की बजाय ईमानदारी पर ध्यान देते हैं तो रचना करना आसान और आनंदमय हो जाता है। अब आपको यह साबित नहीं करना कि आप दुनिया में सबसे अलग हैं। अब आपको बस ये करना है कि आप जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, उसे सच्चाई से व्यक्त करें। कभी ये एक गहरी कविता होगी, कभी ये एक हल्की फुल्की ड्राइंग। दोनों ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रचनात्मकता का असली मकसद किसी को प्रभावित करना नहीं, बल्कि खुद से और दूसरों से जुड़ना है। इसलिए क्लियोन का 5वां सबक हमें यही कहता है, मौलिक बनने के दबाव में मत फंसो। ध्यान दो, देखो, महसूस करो और ईमानदारी से कहो। जब आप ये करते हैं तो आप बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं, और यही है असली ताकत, ध्यान, ईमानदारी और निरंतरता। यही आपको हमेशा याद दिलाएगा कि क्रिएटिविटी का रहस्य कुछ नया करने में नहीं, बल्कि सच्चा करने में है, और यही आपको हमेशा प्रेरित करेगा। कीप गोइंग। ऑस्टिन क्लियोन की किताब कीप गोइंग का सबसे बड़ा और अंतिम सबक उसी के शीर्षक में छुपा है, रुको मत, चलते रहो। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही रचनात्मक जीवन का सबसे कठिन और सबसे जरूरी पहलू है। क्लियोन कहते हैं कि क्रिएटिविटी की असली सफलता किसी चमकदार क्षण या अचानक आए जीनियस आइडिया में नहीं होती। असली सफलता उस क्षमता में है कि आप लंबे समय तक टिके रहें, उतार चढ़ाव झेलें और हर परिस्थिति में अपने काम पर लौटते रहें। जिंदगी कभी सीधी लाइन में नहीं चलती। कभी सब कुछ आसान लगता है, कभी हर कदम भारी, कभी काम तेजी से आगे बढ़ता है तो कभी हफ्तों तक रुक सा जाता है। ऐसे समय में हम सोचते हैं कि शायद अब हमारी यात्रा खत्म हो गई है, लेकिन क्लियोन हमें याद दिलाते हैं कि ये ठहराव असफलता नहीं है, बल्कि जीवन का चक्र है। जैसे ऋतुएं बदलती है, बसंत, गर्मी, बारिश, सर्दी, वैसे ही हमारी रचनात्मकता के भी मौसम होते हैं। कभी विचारों का वसंत आता है तो कभी सूखा सा पतझड़। असली कलाकार वही है जो हर मौसम को स्वीकार करता है और फिर भी काम करना जारी रखता है। क्लियोन कहते हैं कि कीप गोइंग का मतलब अंधाधुंध भागना नहीं है। ये कोई दौड़ नहीं है कि आपको सबसे पहले पहुंचना है। ये तो एक मैराथन है जिसमें आपको अपनी गति बनाए रखनी है। अगर थक गए हैं तो थोड़ा आराम कीजिए, अगर मन भटक रहा है तो थोड़ी देर रुककर सांस लीजिए, लेकिन पूरी तरह हार मत मानिए। धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से भी आगे बढ़ना रुक जाने से कहीं बेहतर है। यही लचीलापन, रेजिलियंस हमें लंबे समय तक क्रिएटिव बनाए रखता है। एक और गहरी बात जो क्लियोन बताते हैं वो है, रचनात्मकता और जीवन अलग अलग नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं कि कला करने के लिए हमें किसी खास जगह, खास समय या आदर्श परिस्थितियों की जरूरत है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ही कला का स्रोत है। परिवार, दोस्त, रिश्ते, काम, हंसी, आंसू, इन्हीं से हमारी कहानियां और हमारे विचार जन्म लेते हैं। अगर जिंदगी थोड़ी गड़बड़ है तो भी वही गड़बड़ी आपको प्रेरणा दे सकती है। इसलिए कीप गोइंग का मतलब है जिंदगी के हर पहलू को अपनाना और उसे अपनी क्रिएटिविटी का हिस्सा बनाना। इसके साथ ही क्लियोन समुदाय, कम्युनिटी की शक्ति पर भी जोर देते हैं। अक्सर हम मानते हैं कि रचनात्मक लोग अकेले होते हैं, लेकिन सच ये है कि कोई भी कलाकार पूरी तरह अकेला नहीं होता। हर किसी को किसी न किसी समय प्रोत्साहन और समर्थन की जरूरत पड़ती है। जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमें समझते हैं, हमें प्रेरित करते हैं, तो हमारी ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। कभी कभी जब हमारा मन हार मानने को करता है तो किसी साथी की एक छोटी सी हौसला अफजाई हमें दोबारा खड़ा कर देती है। इसलिए
क्लियोन कहते हैं कि चलते रहने का मतलब है सही लोगों के बीच रहना, ऐसे रिश्ते बनाना जो हमें गिरने पर उठाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कीप गोइंग का असली आधार है खुद पर दया करना, अपने प्रति करुणा रखना। हम अक्सर खुद से बहुत कठोर होते हैं। अगर हम उतना काम नहीं कर पाए जितना सोचा था तो खुद को कोसते हैं। अगर हमारी रचना दूसरों को पसंद नहीं आती तो खुद को बेकार मान लेते हैं। लेकिन ये सख्ती हमें आगे नहीं ले जाती बल्कि हमें तोड़ देती है। क्लियोन याद दिलाते हैं कि आपको अपने साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा आप किसी दोस्त के साथ करते हैं। अगर आपका दोस्त थक गया है तो क्या आप उसे डांटेंगे या उसकी पीठ थपथपाएंगे? बिल्कुल यही रवैया आपको अपने लिए भी रखना चाहिए। कभी कभी कीप गोइंग का मतलब होता है आज जितना कर सके उतना किया, कल फिर कोशिश करेंगे। क्लियोन की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो हकीकत छिपाते नहीं। वो मानते हैं कि क्रिएटिव जीवन आसान नहीं है। इसमें निराशा है, बोरियत है, संदेह है और दुनिया का शोर है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आपके पास सही आदतें और सही नजरिया है तो आप टिक सकते हैं। उनकी किताब हमें कई छोटे छोटे उपाय देती है। रूटीन बनाओ, ब्लिस स्टेशन बनाओ, क्रिया पर ध्यान दो, उपहार दो, ध्यान से देखो। ये सब बातें मिलकर हमें यही सिखाती है कि अगर हम इन प्रैक्टिसेस को अपनाएंगे तो चाहे हालात कैसे भी हो, हम अपनी रचनात्मकता को जिंदा रख पाएंगे। अंत में कीप गोइंग सिर्फ कलाकारों के लिए किताब नहीं है, ये तो जीवन का दर्शन है। चाहे आप लेखक हो या शिक्षक, पेंटर हो या माता पिता, उद्यमी हो या छात्र, हर किसी को कभी न कभी थकान और निराशा का सामना करना पड़ता है। और उस वक्त यही संदेश सबसे ज्यादा जरूरी होता है। रुको मत, चलते रहो। सफलता परफेक्शन से नहीं आती बल्कि निरंतरता से आती है। जो इंसान रोज छोटे छोटे कदम उठाता है वही अंत में बड़ी दूरी तय करता है। तो जब भी आप थक जाए, जब भी लगे कि अब और आगे नहीं बढ़ सकते, तो ऑस्टिन क्लियोन की ये आवाज याद रखिए, कीप गोइंग। यही संदेश आपके भीतर उम्मीद जगाएगा, यही आपके कदमों को गति देगा और यही आपकी रचनात्मक यात्रा को लंबा और सार्थक बनाएगा। क्योंकि अंत में कला का मकसद मशहूर होना नहीं है बल्कि अर्थपूर्ण होना है। और जब तक आप चलते रहते हैं, आप उसी अर्थ को गढ़ते रहते हैं। यही है असली जीत।